इसका रोल आ गया इंटरप्रिटेशन का। अब बेटा लैंग्वेज पर सारी कहानी घूमेगी आपकी, आ गई कहानी समझ में। तो मैंने आपको क्या बोला, एक एक जैसे आप संडे के संडे बैठ गए तो उसमें क्या है ना, लैंग्वेज पर। और टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी करनी नहीं है, अपना पूरा समय लो। ये नहीं कि सब 30 मिनट पे निपटाना है एग्जाम में 30 है ना, पूरा समय लो, 1 घंटा लो आराम से। तो धीरे धीरे वो डाइजेशन पावर क्रिएट होगी आपकी, तो उससे क्या होगा, आप लोग हैंडल कर पाओगे, रिलैक्स भी रहोगे आप। चलो मुझे लगता है क्लियर है आपका बेटा। नेक्स्ट सारे बच्चे नोट करो होमवर्क फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में लिख लो, ये आपका होमवर्क है। कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और मुझे नहीं लगता मुझे करना पड़ेगा। किसमें सॉल्व करके आओगे, रिटर्न में। चलो मैं आगे, तो कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स आपका ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ये बेटा चैप्टर नंबर 4, बायबैक ऑफ इक्विटी। चले आगे। अच्छा, बायबैक मींस व्हाट? यार कुछ नहीं है, अपने कंपनी शेयर खरीद रही है क्या, सिंपल बातों में कहें तो बायबैक का मतलब वापस खरीद लेना, और क्या, अपने शेयर। और सिंपल करो तो, और सिंपल करो तो, अरे रिडम्पशन ही तो हो रहा है। समझ में आ रहा है? अगर बिल्कुल हम सिंपल टर्म में बात करें तो रीपेमेंट ही तो कर रहे हैं शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, रीपेमेंट हो रहा है। ये बताओ क्या आप शेयर कैपिटल का पेमेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो। आ गया बेटा। अगर शेयर कैपिटल का पेमेंट नहीं कर सकते तो फिर सर ये क्या हो रहा है बेटा, आपका कंपनीज एक्ट बोलता है, सेक्शन 68 है, सेक्शन 68 ही है, वो क्या बोलता है, बाय बैक तो कर लो, लेकिन मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया क्या, अगर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल जाएगी तो भैया वो जो जगह खाली होगी वो, समझ में आ रहा है? तो आपको वो दिमाग में है ही सारी चीजें। तो इसका मतलब ये हुआ, हम पढ़ क्या रहे हैं, बड़ा रिडम्पशन ही पढ़ रहे हैं, नाम बदल गया बस। अगर आप प्रेफरेंस शेयर को कर रहे हो तो रिडम्पशन है, और इक्विटी को कर रहे हो तो टेक्निकली इट इज कॉल्ड बायबैक। आ गया समझ में? तो लिखो आप मेथड्स। हाँ बताओ क्या कर सकते हो। नंबर 1, फ्रॉम फ्रेश इशू, प्रोसीड फ्रॉम proceeds from issue of fresh shares। दूसरा, using लो फ्री प्रॉफिट्स। तीसरा, यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा इस केस में क्या बनाना पड़ेगा आपको, CRR, वो आपको पता ही है, CRR बनाना पड़ेगा, यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिख लिया आपने? तो बेटा ये आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू। अब वो इशू कौन सा हो सकता है, आइदर इक्विटी और प्रेफरेंस। दूसरा यूजिंग ये। अब जब हम बेसिकली बायबैक का डिस्कशन करेंगे तो हमें एक पॉइंट कंसिडर करना है, तो लिखो आप कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन नंबर वन रिसोर्स टेस्ट या शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट लिखो पहले, फिर आप उसी सीक्वेंस में चलते जाओगे, वरना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मैक्सिमम 25% ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। रिसोर्स टेस्ट, resources 25% of paid up capital and free reserves। तीसरा डेब्ट इक्विटी रेशो टेस्ट is to 1, 2:1। ये क्या है बताओ, बोलो। कंसिडरेशन यानी बाईबैक हमारे दिमाग में बताओ क्लियर है या नहीं बाईबैक, बोलो बेटा। ये बताओ 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर कैपिटल है, 100 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल। बाईबैक का मतलब मैं पे कर रहा हूँ, वो शेयर आपके पास है, कंपनी बताओ वो शेयर आपसे ले रही है और 100 रुपए आपको दे रही है। बताओ कंपनी क्या एहसान कर रही है क्या बेटा? 100 रुपए उसके पास है ना, आपके रखे हुए, आपसे ले रखे। मैंने बताओ आपसे क्या ले रखा है, 100 रुपी, और मैंने कहा साहब 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। तो मतलब 2 महीने बाद जब पेमेंट कर रहा हूँ तो आपका एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, 100 रुपये लिए थे तो 100 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, जब मैं 100 रुपये आपको दे रहा हूँ तो बताओ मेरी बैलेंस शीट में 100 रुपये जा रहे हैं, और बताओ मैं किससे पहले दे रहा हूँ बेटा? आउटसाइडर से पहले। अभी कंपनी तो बंद हुई नहीं, आउटसाइडर का तो पेमेंट हुआ नहीं, और बताओ मैं किसकी बात करने लग गया आपसे? इक्विटी शेयर के रीपेमेंट की बात करने लग गया। ये मजाक थोड़ी चल रहा है, बिजनेस में बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है, और आप किसके पेमेंट की बात कर रहे हो? प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट की बात कर रहे हो, आप इक्विटी के पेमेंट की बात करने लगे। ये कोई मजाक नहीं है कि आप मुंह उठाकर जब मन में आएगा जिसका पेमेंट कर दोगे। भाई साहब, अगर आपको प्रेफरेंस का और इक्विटी का पेमेंट करना है तो पहले पेमेंट कर दो ना, कौन रोक के बैठा है तुम्हें? बाहर वालों का पेमेंट करो, उसके बाद जो बचता है देते हो। बेटा क्या मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ? मैं तो बिजनेस बंद ही नहीं कर रहा, तो मैं बाहर वालों का तो पेमेंट कर नहीं पाऊँ। तो अगर कंपनी प्रेफरेंस या इक्विटी में से किसी का ड्यू टू एनी रीजन रिडम्पशन का या बायबैक का डिसीजन लेती है तो ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो शेयर कैपिटल जाएगी बताओ क्या करना पड़ेगा? उतना मैनेज भी करना पड़ेगा। तो कंपनी उसके लिए क्या कर सकती है? या तो नए शेयर इशू करके उस गैप को फिल कर दे, समझ में आ गया? या फिर CRR बना के, मान लो उसके पास यार कंपनी के पास दुनिया भर के क्या आ गए, करोड़ों रुपए के रिजर्व आ गए। अब कंपनी इन्वेस्ट भी अच्छा खासा कर चुकी, कंपनी की एक्सपांशन पॉलिसी भी लगभग काफी हो गई, अभी कोई फ्यूचर में उसका एक्सपांशन का कोई प्रोग्राम है भी नहीं, और रिजर्व पड़े। अब इन्वेस्टमेंट भी तो लिमिट में किए जा सकते हैं, ये थोड़ी अनलिमिटेड आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो कंपनी बताओ कई बार क्या ले लेती है? बायबैक का डिसीजन ले लेती है। कई रीजन होते हैं, आगे उससे बताओ क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड कम हो जाएगा, और भी 50 रीजन होते हैं, समझ में आता है? तो मुझे ये बताओ अब क्यों लिया डिसीजन, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बताओ क्या करके दिखानी है? अकाउंटिंग करके दिखानी है बायबैक की। तो कंपनी जब बायबैक करेगी तो वही फंडा है, क्या कर देना आप? गैप को फिल कर देना। तो 2 तरीके से फिल होगा, या तो नए शेयर इशू करने से। नए शेयर इशू करेंगे तो अरे शेयर कैपिटल दे रखी थी ना 100 रुपए, 100 रुपए यहाँ से गए और 100 रुपए यहाँ से गए, आपने दे रखे थे, वही तो लौटाए मैंने, लेकिन गैप आ गया तो बेटा नए शेयर इशू करते 100 रुपए वापस आ गए, तो हो गया बस काम। इससे कौन शांत रहेगा? आउटसाइडर। ये सारा सेक्शन जो 55 का ड्रामा है,
जो सेक्शन 68 का ड्रामा है ये केवल और केवल किसके लिए है? आउटसाइडर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, और कोई रीजन है नहीं आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये बताइए, जब मैं बायबैक करूंगा तो या तो नए शेयर इशू कर दूंगा, और नए शेयर इशू नहीं करता और मेरे पास दुनिया भर के क्या भरे पड़े हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस भरे पड़े, तो बताओ फिर मैं क्या करूंगा? बेटा CRR जो मैंने दिया है उतनी ही वैल्यू से अपने प्रॉफिट्स, फ्री प्रॉफिट्स ब्लॉक कर दूंगा, और वो ब्लॉक प्रॉफिट इन फ्यूचर बताओ किसके काम में आएंगे? बोनस देने के काम में आएंगे। क्योंकि वो जो प्रॉफिट ब्लॉक किया है ना, कैश ब्लॉक किया है आपने, उससे कल को क्या दोगे आप? फ्री में दोगे इक्विटी शेयर। तो बेटा जब जैसे ही वो CRR इक्विटी शेयर में बदलेगा तो बताओ वो ब्लॉक कैश काम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो CRR आपको बनाना पड़ेगा, किसी कहानी की। इसका मतलब ये हुआ बायबैक तो खत्म हो गया, बायबैक तो आपको आता है। चले आगे बेटा, बायबैक में ये मानकर चलो 5 एक नंबर का एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, या फिर मैंने एक पॉइंट लिखवाया एक्स्ट्रा, बताओ क्या? कंसिडरेशन। पता नहीं उसमें मैंने कुछ 3 पॉइंट लिखवाए आपको कंसिडरेशन। तो आप बायबैक में मानकर चलो आपको पढ़ने के लिए केवल एक ही पॉइंट है, इसीलिए मैंने पहले बताओ क्या उठा लिया? बायबैक पहले ले लिया। समझ में आया? बायबैक पहले लेने के पीछे रीजन ये है कि एक छोटा सा टॉपिक है, निपटा देते हैं साथ के साथ, तो एक मनोवैज्ञानिक असर कम होता है कि एक टॉपिक और हो गया। तो हमारे पास बताओ बायबैक में पढ़ने के लिए क्या है? केवल एक ही पॉइंट है, चले उसी को हमें समझना है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करता हूँ, हम वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ताकि आपको नहीं लगे कि साहब 2 दिन में ही बायबैक खत्म हो गया। बेटा वो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बच्चे को लगना चाहिए चैप्टर 5-7 दिन चला, अगर 2 दिन में तो यार ये तो 2 दिन में चैप्टर निपटा रहा है, एक चैप्टर 20 दिन में, एक चैप्टर 2 दिन में, ये तो सीधा ही एकदम डाउन आ गया। तो वो भी मेंटेन करना पड़ता है। तो हम उस साइकोलॉजी से, अच्छा बच्चे को तो आप 4 दिन में टॉपिक करा दो और समझ में आ गया, लेकिन उसके दिमाग में आएगा टॉपिक तो 4 दिन में हो गया, उसी टॉपिक को 40 दिन में कराओ, समझ में नहीं आया लेकिन बच्चा खुश, यार टॉपिक में दम था भाई, 40 दिन चला फिर भी समझ नहीं आया, टॉपिक में दम था। थोड़ा ये साइकोलॉजी है, 40 दिन चला लेकिन समझ नहीं आया, टॉपिक में दम था। 4 दिन चला, समझ में आ गया, यार ये तो 4-4 दिन में चैप्टर निपटा रहा है, समझ में आ रहे हैं उसके, लेकिन दिमाग इसलिए खराब हो रहा है कि चैप्टर 4-4 दिन में खत्म हो रहा है। तो इसीलिए हम उस रस्म को अदा करते हुए मुद्दे की बात पर 3-4 दिन बाद ही आएंगे, ठीक है ना? हम अभी मुद्दे से काफी दूर भटकते रहेंगे बेटा। कि पहले मैं आपको जंगलों में लेके चलता हूँ, फिर मैं थकाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा, आप बोलोगे नहीं सर अब शेर दिखा दो, अब घर जाना है, तो फिर मैं शेर दिखाकर घर भेज दूंगा, ठीक है? पता है वो सफारी में जाओ ना, वो दिन भर भटकाते रहते हैं, उनको पता होता है शेर कहाँ है, उनको पता है शेर कहाँ बैठता है, कहाँ दिखता है। अच्छा जब पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता जाते हैं तो वो तुरंत शेर कैसे दिखा देते हैं? नहीं, उनको सब पता होता है, लेकिन वो पता है घुमाते हैं, शेर यहाँ पर है, वो घुमाएंगे यहाँ पर, वो घुमाएंगे यहाँ पर, उनको पता है दूर दूर तक शेर नहीं है, वो हिरण दिखा लाएंगे, कछुआ दिखा लेंगे, आदमी खुश। अगर गए और सीधा ही शेर दिखा रहा है तो आदमी बोलेगा बाहर निकाल, अब क्या कर रहा है, देख लिया शेर, आ गया समझ में। हाँ, और मेरा जैसा हो तो भाई उतर के देखना आराम से, शेर के पास ही खड़ा करते, उतर के देख शेर, बिलीव मी, ये और इसके खानदान में कभी कोई शेर देखने की इच्छा जाहिर ना करे, मैं वैसा ही शेर कुछ आपको दिखाऊंगा, लेकिन 4 दिन बाद, 4 दिन मैंने बेटा ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा है मैंने भी, मुझे भी पता है शेर कहाँ पर है, लेकिन मैं 4 दिन तक आपको यहाँ घुमाऊंगा, जब आप थक जाओगे तो शेर दिखाकर घर भेज दूंगा, ठीक है ना? हम कुछ दिनों बाद आएंगे, मैंने आपको बता दिया शेर के दर्शन 4 दिन बाद, नवरात्र आने वाले नवरात्रों में आपको शेर के दर्शन कराए जाएंगे। तो आ जाओ मुद्दे पर, पेज नंबर 4.8, पेज नंबर 4.8। हाँ, ज्यादा दिन ज्यादा फील, पवन देखो, पवन ने बिल्कुल सही बोला,
बेटा ऐसा करना, आज 100 किलो चावल की चावल के 100 किलो चावल बनवाना, 100 किलो आटे की रोटी बनवाना, हाँ, और 100 किलो दाल बनवाना। बेटा ज्यादा खाना ज्यादा फील, आज ये खा लेना बेटा, फिर तेरे को पता चलेगा ज्यादा दिन ज्यादा फील, ज्यादा खाना ज्यादा फील। बेटा हर बार ज्यादा से फील थोड़ी आती है ना, हर बार ज्यादा से फील नहीं आती बेटा, ज्यादा से तबीयत खराब हो जाती है। तो फील के चक्कर में कुछ ज्यादा ज्यादा मत कर लेना कभी लाइफ में। नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटा पवन ज्यादा हंसता ना, 2-4 और भेजता, एक से तो फील ही नहीं आया, इतनी सारी भेजता तो फील आता। ये फील कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। बेटा तूने देख 3 तो सीधे भेजे और 3 सीधे भेजे, इसमें फील कम आ रहा है, ये भी ज्यादा भेजता टेढ़े वाले, इसमें टेढ़े वाले ज्यादा भेजता। दोनों बराबर की फील ले, तू एक फील ज्यादा ले रहा है, एक फील कम ले रहा है। बेटा ऐसे नहीं होता, सारे फील बराबर आने चाहिए। चलो वापस मुद्दे पर आते। बेटा हंसते समय रोते नहीं है, केवल हंसते समय हंसते हैं, रोते नहीं है। बेटा किसने कहा खुशी के आंसू, मेरे तो आज तक ही नहीं है, मेरे तो आंसू ही तब आए जब घर वालों ने पीटा, और बिलीव मी जब पीटा तो खुशी कभी हुई नहीं। क्या क्या खुशी के आंसू हमारे तो आए नहीं, भगवान ऐसी खुशी में भी थे क्या? नहीं बेटा जिस दिन शादी हुई थी बहुत मिली थी। उसके बाद ढूंढ ही रहा हूं आज तक। नेक्स्ट चलो, है नहीं, खुशियां तो बहुत मिलती हैं, लेकिन वैसी वाली खुशी जो फील कर सके वो वाली नहीं मिलती। चलो मुद्दे पर आते हैं। तो बेटा अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जो 5 मार्क्स के हैं, फिर हम वो जो मैंने कंसिडरेबल पॉइंट लिखवाया ना वहां पर थोड़ा सा, एक तो आपकी माइंड मेकिंग हो जाएगी प्रॉपर, बेटा बातचीत नहीं है, एक तो आपकी माइंड मेकिंग हो जाएगी प्रॉपर कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, और दूसरा रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम एक वो क्वेश्चन करेंगे जो 10 से 12-15 नंबर का आता है, जिसमें वो जो लास्ट में 3 कंसिडरेबल पॉइंट्स हैं वो फिर फिट करेंगे हम। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रहा कि आपको एक तो बेसिक क्लियर, बेटा 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पेज नंबर 4.8, एग्जाम्पल नंबर 1। एम लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डेटा 31 मार्च 11। बेटा एक बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सीसी। बैलेंस शीट में 4 नोट्स टू अकाउंट है। शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर 10 इंच फुली पेड अप, 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L एंड टोटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, PPE, cost provision for depreciation or net value. The company passed a resolution to buy back 20% of its equity capital at the rate of। बेटा कंपनी ने एक रेजोल्यूशन निकाला है, अब ढंग से देखना, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन पे बेटा मैं लोड ले रहा हूं तो आप भी उतना ही लोड लोगे, ये नहीं कि सब 5 नंबर के तो इग्नोर करना है, हमें उतनी ही शिद्दत से करना है जितना हमें 10 या 12-15 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। द कंपनी पास रेजोल्यूशन बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी ने बताओ क्या डिसाइड किया, वो अपने 20% शेयर को बाय बैक करेगी। कंपनी के इक्विटी शेयर कितने हैं बेटा? 3 लाख है, 3 लाख का 20% 60,000, तो कंपनी अपने 60,000 शेयर बायबैक यानी खरीदेगी, और बताओ क्या कर देगी, उन्हें फाड़कर फेंक देगी। तो कंपनी की बताओ कैपिटल कितनी रह जाएगी बेटा? 2,40,000 की कैपिटल रह जाएगी एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। अच्छा जब खरीदेगी तो किस प्राइस पर खरीदेगी? 15 मीन्स व्हाट? प्रीमियम पर। और आपको पता है प्रीमियम का क्या होगा? प्रीमियम राइट ऑफ किया जाएगा। बोलो आ गया समझ में? तो क्या वो पॉइंट लिखवाना जरूरी है, ये याद है बेटा? मैं पहले लिखवा चुका, मैं नहीं चाह रहा कि मैं सारी चीज दोबारा लिख रहा हूं। CRR से बताओ क्या होगा?
फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दिया जाएगा। बाईबैक किस पर होता है? पार पर और प्रीमियम पर। अगर पार पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम पर हुआ तो वो कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ कहां से करोगे? सिक्योरिटीज, प्रीमियम और P&L। ध्यान रखना, सिक्योरिटीज, प्रीमियम और। चले आगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो पहले, और नहीं है तो यहाँ कोई सेक्शन 133 का कोई ड्रामा नहीं है। समझ में आ गया? वहां पर तो लिखा था, वहां भी मैंने यही बताया था कि वहां ड्रामा अलग था, यहाँ वैसा कोई ड्रामा है नहीं। तो यहाँ आप हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही राइट ऑफ करोगे पहले, बचेगा तो ये कई सारी चीजें। डिबेंचर प्रोसीड्स, कभी भी इसके डिबेंचर इशू करने से जो पैसा आएगा वो कभी भी बायबैक के काम नहीं आएगा। ये लिखने की जरूरत है यहाँ। बेटा सारी चीजें वही हैं, तो लगभग सारे प्रोविजंस वही हैं, तो वो हम दोबारा नोट डाउन नहीं कर रहे। चले आगे। नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पज कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट ₹30 लाख फॉर ₹25 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज। तो चलो साथ में ही करते हैं। बताओ, जब आप शेयर बायबैक करोगे तो आपका सोर्स क्या होगा, मेथड क्या होगा? नए शेयर इशू करोगे या फ्री प्रॉफिट्स यूटिलाइज करोगे? बेटा नए शेयर इशू करने की तो पूरे क्वेश्चन में बात ही नहीं करी, तो बड़ा ऑब्वियस है क्या फ्री प्रॉफिट्स पढ़े? हाँ, दुनिया भर के रिजर्व एंड सरप्लस पढ़े हैं आपके पास। तो चलो, इन द बुक्स ऑफ M Limited, जर्नल एंट्री। बोल तो जाओ बेटा, मुझे नहीं पता। वेरी गुड। पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, बेच दो इन्वेस्टमेंट। बैंक रुपीज इन 1000 है, ध्यान रखना, रुपीज इन 1000। बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो टू इन्वेस्टमेंट। ये हो रहा है सोल्ड, 30 लाख के इन्वेस्टमेंट बेच दिए 25 लाख में। तो बताओ क्या हो गया? लॉस लिख दो या फिर P&L अकाउंट डेबिट। वैसे कायदे से तो बताओ यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन ठीक है, वो आपकी बुक डायरेक्ट P&L लिख देती है, तो हमें क्या दिक्कत है जब बुक खुद ही लिख रही है। तो इस बात आ गया समझ में? ये लॉस। और अगर वो भी लिखते तो बताओ एंड में क्या करते? एक एक्स्ट्रा एंट्री वही बनानी थी, तो अल्टीमेटली जाना तो P&L हो गया। एक काम आगे बोलो जल्दी से। बेटा ये बताओ, घर से पैसा निकालना है तो सीधा ड्यू कर दूं, तो दूसरी एंट्री लिखो। कितने शेयर हैं आपके? ध्यान रखना, पूरे शेयर नहीं है यहाँ पर। इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। 60,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 6 लाख को हम क्या लिखेंगे? 600। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बेटा हमने 60,000 शेयर बाईबैक करने के बारे में सोचा, लेकिन पता है हमने क्या कहा? 60,000 को देंगे 15 रुपए, जबकि लिए 10 रुपए थे, तो ये 9 लाख ये गए। क्योंकि हमने लिए कम थे, देने की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब लॉस हो गया। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। डिफरेंस को डाल दो, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आ गया। या आप लिखना चाहो तो बताओ क्या लिख सकते हो? शेयर्स इनटू 5। बेटा इनिशियल स्टेज पर आप ये लिख लिया करो, अभी थोड़ा सा क्या ना क्लियरिटी आ जाती है इन चीज़ों से। एग्जाम में चाहे अवॉइड कर देना आप लोग, यहाँ लिखने में फायदा है। चलो आगे। मुझे बताओ मैं किसके बारे में सोचूं? पहले 600 के बारे में सोचूं, दूसरा 300 के बारे में सोचूं, तीसरा 900 को पे कर दूं, काम खत्म। यही तो बताया था आपको। तो 600 के बारे में सोचो, बताओ
एक कैपिटल जा रही है तो नई कैपिटल तो आ ही नहीं रही, क्योंकि इशू तो हम थोड़ी करेंगे, इशू तो क्वेश्चन बताएगा। बेटा तो बताओ हमारे पास क्या पैसा है, कैपिटल रिजर्व काम में ले सकता हूं क्या? ध्यान रखना, फ्री रिजर्व काम में ले सकता हूं, रिडम्पशन पर्पज से कैपिटल रिजर्व नहीं ले सकता। रेवेन्यू रिजर्व काम में ले सकता हूं क्या? रेवेन्यू रिजर्व, अरे नालायको, रेवेन्यू रिजर्व का मतलब पीएनएल आ गया। बेटा लिख लो, ये फ्री होता है। क्या चीज? तो कहने का मतलब जनरल रिजर्व लिख दो, फ्री होता है ये। वैसे रेवेन्यू रिजर्व किसे बोलते हैं? पीएनएल को। अगर पीएनएल दे रखा है तो इट मींस रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट्स जनरल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व किसे कहोगे आप? जो कमाया है। बेटा रेवेन्यू कमाई को रिप्रेजेंट करता है, और कमाई ध्यान रखना कोई बाउंड नहीं कर सकता। जो रिजर्व इधर उधर से, जो प्रॉफिट आपके इधर उधर से आते हैं, बिना कमाए आते हैं, वो बाउंड किए जा सकते हैं। जो आप कमाकर जो पीएनएल से लाते हो, अच्छा जनरल रिजर्व में पैसा जाता कहां से? अरे पीएनएल से ही तो जाता है। जो कमाया उस कमाई को आप पीएनएल में ना रखकर जनरल रिजर्व बना देते हो, तो एंट्री क्या बनती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कुछ आपने रोक कर रख लिया, क्योंकि पीएनएल हो सकता है आप डिविडेंड में बांट डालो, तो कुछ रोक दिया, तो उसी को बेटा जनरल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। चलो मैं आगे। तो ये रेवेन्यू रिजर्व एक तरीके से यहां पर जनरल रिजर्व है, क्योंकि पीएनएल सेपरेटली मेंशन है। तो बेटा ये बताओ एंट्री क्या बनी? रेवेन्यू। अरे बेटा एक एक के बारे में मैं तो बार बार, आप लोग पता नहीं सुनना चाहते हो या नहीं चाहते। ये बताओ मैंने क्या कहा? 3 के बारे में सोचूंगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां से आ गया? पहले किसके बारे में सोच रहा हूं? फिर फिर तो एक एक करके सोचो ना, आप चीजें खिचड़ी क्यों पकाते हो हर चीज की। तो ये बताओ कैपिटल है, कैपिटल के लिए बताओ रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बताओ कितने का? 600 का मैंने ब्लॉक कर दिया। बोलो आ गया समझ में? और नरेशन क्या है? अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, बस। तो ये ब्लॉक कर दिया, तो बताओ किसका अरेंजमेंट हो गया? अरे 600 की एक कैपिटल गई, उतना ही प्रॉफिट ब्लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरा बोलो। हाँ, ये 300 का प्रीमियम, ये नुकसान है आपका, कैपिटल लॉस है, इसे मुझे राइट ऑफ करना है। बताओ कहां से राइट ऑफ करूं? बेटा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, अभी अभी बताया था, और मैंने वहां लिखवाया भी था, लेकिन वहां एक नोट डलवाया था सेक्शन 133 का, और पढ़ाया था कि बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ ऐसा। अरे बेटा वहां भी ऐसा वो नहीं लिखा होता तो पहले सिक्योरिटीज, मैं किसी भी काम को करने के लिए बताओ पहले किसको यूज करूंगा? बाउंड रिजर्व को। फ्री रिजर्व्स में लास्ट में लूंगा हमेशा। तो इस लॉस को सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, क्या आपके पास? हाँ बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास 500 रुपए का है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 300। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट, पॉइंट नंबर 3 क्या है? कर दो पेमेंट, हो गया सारा अरेंजमेंट। आपने बता दिया कि साहब हमने सीआरआर बना दिया, हमने एक्स्ट्रा दिया, तो लॉस कहां से राइट ऑफ किया वो बता दिया, अब पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो कितना? 900 और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। अरे क्या कहानी समझ में आ गई? कुछ चेंज नहीं है बेटा, एज इट इज है। एक वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री का थोड़ा बहुत बदलाव था, बाकी तो कुछ। 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन यही नहीं, मतलब ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। डेटा बेटा बदल जाता है कि ऐसा जिसमें केवल 5 एंट्री, 1 2 3 4 5, एक एक नंबर की एक एंट्री। मुझे नहीं लगता कोई इशू है, सबको समझ में आ गई बात, ठीक है ना बेटा? मैंने ये भी रिटर्न में करवा दिया। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से बोलो, सबका क्लियर है बेटा? फास्ट। तो एक क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट। वो बेटा मैंने कहा ना, मैं अभी बात ही नहीं कर रहा,
वो जब मैं करूंगा तब मैं बता दूंगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया वो 3 टेस्ट क्या है वो मेरे को अभी पता नहीं है, तो उनको हटा दो। वो इसीलिए मैंने बताओ क्या लिखवाया ऊपर, कंसिडरेशन, मतलब करेंगे जब देखा जाएगा। अभी हम उसके बारे में कोई चर्चा कर नहीं रहे वो क्या लिखा है, तो आप लोग भी दिमाग मत लगाओ। वैसे भी जो चीज़ बेटा होती नहीं है उसे कराने में कोई फायदा तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A Limited, a non-listed company furnish you the following बैलेंस शीट। बेटा एक बैलेंस शीट दे रखी है एग्जांपल नंबर 2 में, उसमें 4 नोट्स टू अकाउंट हैं। तो पहला है शेयर कैपिटल का, जिसमें आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप है। और आपको पता होना चाहिए, बताओ रिडम्पशन या बायबैक किसका होगा, फुली पेड अप का ही होगा, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में आप बोल रहे थे P&L है, तो मैंने कहा था वो जनरल रिजर्व है। यहाँ बताओ ये P&L है, बोलो आगे समझ में। जनरल जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मैंने एक चीज का, ये क्या है, फ्री रिजर्व है, फ्री प्रॉफिट्स है। बोलो आ गया। फ्री का मतलब, फ्री प्रॉफिट्स का मतलब, मैंने आपको कहा था टेक्निकली हम फ्री प्रॉफिट्स उन्हें बोलते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं, वो फ्री प्रॉफिट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट PPE ये दे रखा है आपको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ये आपको दे रखे। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 11, इट ऑल्सो बाय बैक 50 लाख इक्विटी शेयर 10 each 50 per share. The payments for the above were made out of the used bank balances which appeared as a part of the current assets. बोलो पैसे की टेंशन मत लेना, खूब है। You are asked pass journal entry and prepare। बेटा इसमें एक काम आपसे एक्स्ट्रा मांग लिया, बताओ बैलेंस शीट। नंबर अभी भी कितने थे, 5 ही थे, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि ऐसा बैलेंस शीट आ गई तो नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये अभी भी 5 नंबर का एग्जाम में आया था। जल्दी से बोलो इसमें पूछा क्या है बेटा। इसमें प्रेफरेंशियल का रिडम्पशन भी पूछ लिया, और तो क्या दिक्कत आ गई, तो दोनों आते हैं। देखो फटाफट जर्नल एंट्रीज, एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा ये क्वेश्चन करवाने के पीछे का रीजन समझ में आया, बोलो क्या बेटा। मैं अगर ये क्वेश्चन छुड़वा दूंगा ना, तो आधे से ज्यादा नालायक तो करने ही नहीं है। अच्छा 5 नंबर का है ये अरे ये तो बहुत सिंपल है, चाय पीते पीते चैप्टर निपटा देंगे। और जब एग्जाम में, तो बेटा एग्जाम में आएगा तो उन्हीं चायों की उल्टियां करेंगे। ये तो उस समय किया था, ये तो हो ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है। तो मजबूरी में करवाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग लिख कर नहीं करते और झूठ बोलते हो आगे आधे से ज्यादा। तो उन आधे से ज्यादाओं को इन्हीं नंबरों का भरोसा होता है बेटा, समझ में आ रहा है। वो आधे से ज्यादा जो टीचरों की बात नहीं मानते, वो इन्हीं क्वेश्चनों के सारे बचते हैं वो एग्जाम में। ये रिटर्न में करवाना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि ये रिटर्न में सॉल्व नहीं हुए तो एग्जाम में नहीं होते ये सॉल्व। लगते चाहे सिंपल है, देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। जल्दी से बोलो पहला काम, प्रेफरेंस शेयर की बात उठा लाओ, उठा लो। अरे पीछे नहीं, प्रेफरेंस शेयर को उठा लो, पीछे देख रहा है उठा लो। ये बोला 4 आदमी भेज दो। जर्नल एंट्री, वास्तव में फील तो यार इसी क्लास में आता है पूरे दिन में। मेरा तो मन करता है आपको 12-12 घंटे पढ़ा के कोर्स यही खत्म करा दूं, मजा आया यार। और सोचो कि क्या मैं दूसरी क्लासों में जाता हूँ पढ़ाते ही रहता हूँ, आपकी में पढ़ाई भी होती है और ठीक है ना, फील भी क्या। नेक्स्ट, वैसे मेरी क्लास में एक चीज का मोस्टली अभाव रहता है, एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन वो इस क्लास में मिल जाता है, वो मुझे भी मिल जाता है, आपका तो पता नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। चलो नेक्स्ट। तो हाँ, प्रेफरेंस शेयर को उठा लाओ। चलो उठा के लाते हैं। बेटा बैलेंस शीट में पढ़े हम बोल रहे हैं तुम्हारी विदाई का समय आ गया है। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू होल्डर अकाउंट। ये रुपीस किस में है? करोड़ में। रुपीस करोड़। तो बेटा ये हो गया 75। और ध्यान रखना, केवल और केवल बोला है रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन किस पर होगा? पार पर, जब तक प्रीमियम खुद ना बोल दे। इट ऑल्सो बाय बैक 50 लाख इक्विटी शेयर 10 each एट ₹50। बताओ क्या कर दूं? इनको भी ड्यू कर दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक नहीं रहे, नए शेयर इशू हो नहीं रहे, तो सारा पैसा घर से ही आना है। तो ये सारी एंट्रियां कब होनी है? एक ही दिन होनी है, तो आगे पीछे कहीं भी हो जाए। लेकिन हमने एक सिस्टम बना रखा है, पहले ड्यू करेंगे, फिर उस हिसाब से, ये नहीं कि कोई सी भी एंट्री कभी भी कर दी। तो चलो इक्विटी शेयर को उठा लो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो कितने हैं? 50 लाख शेयर इंटू 10, तो बेटा ये 5 करोड़ हो गया। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 50 लाख इंटू 50, 50, कितना हो गया? 25। मतलब मैंने लिए 5 करोड़ थे, दे मैं 25 करोड़ रहा हूं, तो प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 50 लाख इंटू 40, ये 20 लाख का आपने प्रीमियम दे दिया। ये आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस हो गया, ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान बन गया। चलो आगे। अब बेटा कॉन्सेंट्रेट करो, बताओ मैं किसके बारे में सोचूंगा? पहले कैपिटल के बारे में, फिर लॉस जो प्रीमियम है मेरा ऑन रिडम्पशन या बायबैक, तीसरा पेमेंट के बारे में। तो आ जाओ, पहले कैपिटल के बारे में सोचो। बताओ कैपिटल कितनी अरेंज करनी है? बोलो। 80। ध्यान, अब दो अलग अलग एंट्री थोड़ी होंगी, सीआरआर ही तो बनाना है। तो एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 की अरेंज करनी है, और एक इक्विटी शेयर कैपिटल 5 की अरेंज करनी है, तो टोटल 80 की। दो एंट्रियां अलग अलग थोड़ी करूंगा, सीआरआर तो एक बार ही बनेगा। तो बताओ कौन सा रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व 260 है, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर में हो जाएंगे 80, 80 के आपका अरेंज हो गया। अरे भाई साहब सिस्टम समझ में आया क्या? बेटा अब ये नहीं कि हम कोई सी भी एंट्री कर रहे हैं, हमने एक अप्रोच बना ली कि पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये। कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोई सेंस नहीं। बीच बीच में से कभी कोई एंट्री करोगे तो कभी भी क्वेश्चन पे कंट्रोल आएगा ही नहीं, चाहे क्वेश्चन 5 नंबर का सही। तो अब हमारे दिमाग में आ गया, कैपिटल की बात करी, अब प्रीमियम। तो बेटा प्रीमियम के लिए सबसे पहले बताओ क्या देखो, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या? 20 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, इजीली राइट ऑफ हो जाएगा। तो बताओ मैं क्या करूंगा? सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक, ये लो 20 और 20, दोनों का हिसाब किताब हो गया। अब बताओ मैं क्या कर दूं? बेटा दोनों को एक ही एंट्री में पेमेंट मत करना, अलग अलग पेमेंट किया जाएगा, मर्ज करके, ना तो ड्यू होते ना सेटल होते। तो पहले मैं किसको निपटा दूं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 75, ये लो, ये भी गए 20। अब हम किसको निपटा दें? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो। वो नालायक सो रहा था क्या? अभी करने से पहले ही बोला था सिंगल एंट्री नहीं करनी है।
अभी बोला था एडवांस। बेटा अभी अभी मैंने बोला था ना तो ड्यू करने की एंट्री कॉमन, ना पेमेंट करने की एंट्री कॉमन करना। अभी बोला था कोई सिंगल एंट्री के बारे में सोचेगा नहीं, दोनों अलग अलग ही की जाएंगी हमेशा। अभी मैंने बेटा पूरा बोला था। चलो बोलो, बात समझ में आ गई? और दोबारा सुन लो बेटा, कभी भी पेमेंट की एंट्री और ड्यू की एंट्री कॉमन नहीं करोगे, हमेशा अलग अलग ही करोगे। सबको क्लियर हो गया? अब बेटा इसकी क्या पेंडिंग है? बैलेंस शीट। तो कल कल यहां पर कर लेंगे, अगर आप कर लाओ तो देख लेना, बाकी तो बैलेंस शीट बिल्कुल इजी है, बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपका क्वेश्चन कराने के पीछे, अब सुन लो यार, जब तक मैं बोल रहा हूँ हलचल मत किया करो। क्वेश्चन कराने के पीछे ये था कि कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो जाए कि हाँ चीजें। बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन देखा था आपने 5 नंबर का, और ये भी क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अभी इसमें काफी कुछ लिखना बाकी है। तो ये मानकर चलो बाईबैक में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट पूछ ली, तो पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, और फिर नॉलेज के बाद स्पीड होनी चाहिए। 5 नंबर के लिए बैलेंस शीट भी बनेगी, नोट्स टू अकाउंट भी बनेगी। वो बोल रहे हैं सब करने के लिए, इसमें कुछ है ही नहीं। तो बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन को 5 से 8 मिनट के अंदर निपटाना है। और बेटा 5 से 8 मिनट में हम तभी निपटा पाएंगे जब हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन लिख लिख कर काफी सॉल्व कर रखे, वरना तो बिलीव मी 10 से 12 मिनट ले जाओगे आप। और फिर इस क्वेश्चन में 5-7 मिनट खराब कर दिए तो फिर आगे जो टिपिकल क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे, बट ऑब्वियस वहां प्रेशर आएगा आपके सामने, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहाँ तक सबका? वाई एंटर करो बेटा। अगर मुझे नहीं लगता फॉर्मेलिटी है, वैसे सबको समझ में आ गई होंगी आज की बातें। तो बेटा कल जो होमवर्क दिया है वो पूरा कंप्लीट करके लाओगे ईमानदारी से। हरे कृष्णा बच्चों, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा बेटा।